तो कैसे हो मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छे तरीके से चल रही है। अगर अब भी आप लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया है तो अब भी कर सकते हो। ये समय भी अगर आप पढ़ने लिखने में लगाते हो तो आपके पेपर बहुत ही अच्छे होंगे और आप अच्छे मार्क्स जो है ऑब्टेन कर पाओगे। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में क्लास 9 के पहले वीडियो यानी कि नंबर सिस्टम के पहले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 में रैशनल नंबर के बारे में बताया था और रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। अब एक्सरसाइज 1.2 की बारी है जिसमें मैं इरेशनल नंबर बताऊंगा। अगर आप लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर आइए और प्रीवियस वीडियो में आप जो है क्लास 9 के रैशनल नंबर के बारे में जान सकते हो। यहाँ पे अब हम लोग जो है इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर हम कहते किसको हैं? इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जबकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? रैशनल नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों जो होते हैं वो रियल नंबर के अंडर में आते हैं। जब मैं रियल नंबर बताऊंगा, जो मैंने नीचे लिख रखा है उसमें आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। तो इरेशनल नंबर वैसे रियल नंबर है जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। यानी कि हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर इसे जो है रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। जबकि मैंने रैशनल नंबर के बारे में क्या बताया था? इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, इसे रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसे हिंदी में अगर देखा जाए, अपरिमेय संख्या वैसी वास्तविक संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जांपल देख लिया जाए, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है। ऐसे ही हम लोग और भी कुछ चीज होते हैं जिसे कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखा जाए रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर किसे बोला जाता है? वैसा नंबर जिसमें जिसमें क्या हो, रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो। दोनों नंबर जिस नंबर में होंगे उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, इसे वास्तविक संख्या बोली जाती है। और आप लोग यहाँ पर दो चीज समझना कि नंबर सिस्टम में जो रैशनल और रैशनल नंबर आते हैं ये रियल नंबर में आते हैं। नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कौन होंगे? रियल होंगे, और एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल नंबर वैसा नंबर होता है जिसे हम लिख सकते हैं, जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं। बट इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसे ना लिखा जा सकता है, उसे लिखा भी नहीं जाता है, उसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उसे सिर्फ इमेजिन किया जाता है। यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो मैं अब इसके आगे आप लोगों को रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में बताऊंगा और रैशनल और इरेशनल के बारे में मैं थोड़ी और बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं जैसे एक दो बात और आप लोगों को उससे पहले बताता हूँ कि जैसे √3, √5, √7, √11 ये सब तो इरेशनल नंबर है ही, ये तो अपरिमेय संख्या है ही। अगर बोला जाए अगर मुझे इसे रूट में नहीं लिखना है, यानी कि रूट के बगैर अगर इसे लिखना है तो कैसे नंबर होंगे? कैसे नंबर होंगे जिसे मैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कह सकता हूं? जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, ये पाई है। पाई जो होगा, पाई क्या होगा? ये पाई जो है ये इरेशनल नंबर होगा। अगर पाई का वैल्यू 3.14 होता है तो ये भी एक तरह का इरेशनल नंबर होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर बात किया जाए, पाई का एक वैल्यू 22/7 भी आता है। 22/7 मैं ही लिखता हूँ, 22/7 भी आता है। ये इरेशनल नहीं है, याद रखना। ये क्या होगा? ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो है रैशनल नंबर हो जाएगा। जबकि पाई और 3.14 ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने इमेजिनरी नंबर बताया, इसका हिंदी जो है वो होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है, इसे मैं लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रैशनल नंबर को जो है कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इरेशनल नंबर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे पहले लिख लो।
तो फ्रेंड अब देखा जाए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को जनरली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जैसे कि इसमें रहता है आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आई पे क्यूब अगर रहा तो इसका वैल्यू -1 होता है, आई पे पावर अगर 4 रहे तो इसका वैल्यू +1 हो जाता है। तो ये सब जो होते हैं इमेजिनरी नंबर होते हैं। इस नंबर को जो है कभी भी नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं किया जाएगा, याद रखना। रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर, उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने एक नंबर लाइन खींचा, अब मैं यहाँ पे अगर 0 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, ये सब सारे नंबर तो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बट अगर मुझे बोला जाए -√3 रिप्रेजेंट करो तो ये थोड़ी ना होगा। -√3 तो ये रिप्रेजेंट तो नहीं किया जाता है, -1 रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब सारे नंबर जो होंगे, जैसे कि √3 हो गए, √-5 हो गए, ये सब सारे नंबर जो होंगे, ये सब इमेजिनरी नंबर के अंडर में आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ये एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन है, जिसमें सत्य और असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हूँ, पर मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कहने का मतलब है, जो ये ट्रू और फॉल्स दे रखा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। तो देखते हैं गाइस यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे मैंने क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इस स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि जितना भी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होंगे, सारे के सारे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होंगे। तो ऑब्वियसली होगा ही ऐसा, ये तो ट्रू है। ये क्या है? ये अपना स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसका रीजन देख लो, रीजन क्या होगा? यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर इज इंक्लूड बोथ इरेशनल एंड रैशनल नंबर। यानी कि जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होते हैं, दोनों मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं। इसलिए इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों किसके अंडर में आएंगे? रियल नंबर के अंडर में आएंगे। तो सबसे पहला तो स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स अब यहां पर आते हैं 2 नंबर वाली स्टेटमेंट के लिए। क्या बोला गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि m कोई एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और √m का जो वैल्यू होगा उसे हम लोग नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं या नहीं दर्शा सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू मैं मानता हूं m का जो वैल्यू होगा, √m का जो वैल्यू, अगर मैं √4 लेता हूं तो इसके वैल्यू 2 आ जाएंगे, √9 लेता हूं तो इसके वैल्यू 3 आ जाएंगे, और अगर √16 लेता हूं तो इसके वैल्यू 4 आ जाएंगे। और अगर देखा जाए तो नंबर लाइन पे 2 को, 3 को, 4 को दर्शाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि अगर m का वैल्यू 4 रहे, 9 रहे और 16 रहे, तो ये मेरे आंसर जो है, स्टेटमेंट जो है, इस आंसर के थ्रू सही है। ठीक है, बट अगर m का वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया जाए, जैसे m का वैल्यू मैं √3 ले लूं, √5 ले लूं, √7 ले लूं, √2 ले लूं, तो इन सब के वैल्यू को क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो आंसर होंगे नहीं, इसके भी आंसर नहीं। तो ऐसा कंडीशन में ये स्टेटमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इसके हिसाब से क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो फाइनली जो है ये स्टेटमेंट ही पूरा गलत है। तो मैं इसे फॉल्स लिख सकता हूं, फॉल्स लिखूंगा, बिकॉज ये क्या होगा, कुछ नंबर के लिए तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, बट कुछ नंबर के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एवरी रियल नंबर, यानी जितने भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होंगे, क्या सभी रैशनल नंबर है, क्या सभी अपरिमेय संख्या है? तो ये तो देखते ही इसे फॉल्स बोला जा सकता है, फॉल्स बोला सकता है। क्यों फॉल्स होगा ये? क्योंकि जितना भी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों मिलकर के रियल नंबर होते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब दोनों को ग्रुपिंग किया जाएगा तो मुझे वहां से रियल नंबर मिलेंगे, बट रियल नंबर को जब ग्रुपिंग किया जाएगा तो वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन को देखा जाए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर
इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं सबके स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होंगे यानी अपरिमेय होंगे? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। यानी कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो एक ऐसा संख्या का एग्जांपल दो जिसका स्क्वायर रूट कैसा हो जाए? रैशनल हो जाए, ठीक है, यानी कि परिमेय हो जाए। वह हिंदी में भी है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या वो सारे के सारे अपरिमेय होंगे? अगर नहीं होता है ऐसा तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल का एग्जांपल देना है जो कि परिमेय हो। तो यहाँ पे आंसर क्या होंगे? नॉट। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। सारे के सारे जो होंगे इरेशनल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर मैं रूट अंडर 4 लिखूं तो स्क्वायर रूट क्या हो रहा है इसका स्क्वायर रूट तो 2 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे 9 लिखा जाए तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा। अगर यहाँ पे 16 लिखा जाए तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिसका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो रैशनल हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पर तो सिर्फ p है क्योंकि फॉर्म में तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। सबके नीचे में बाय अगर 1 लिख दिया जाए तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए? p अपॉन q के फॉर्म में हो गए, यानी कि ये तो रैशनल हो गए। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला था? सारे के सारे इरेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे, बट ऐसा होगा नहीं। रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जैसे अगर रूट 3 का अगर निकाला जाए तो ये इरेशनल हो जाएगा, रूट अंडर 7 का अगर निकाला जाए तो ये इरेशनल होगा, इसका आंसर इरेशनल होगा। बट सारे के सारे इरेशनल नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो गाइस अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कि दर्शाएं कि रूट 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। यानी कि क्या बोला गया है? रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले याद रखना होगा कि जिस चीज को बोला गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे अगर बोला जाता है रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, रूट 10 को अगर बोला जाए रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि यहाँ पे ये तो इरेशनल नंबर है, कोई एक ऐसा रैशनल नंबर जो इसके नजदीक में हो। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पर रूट 1 को रखूं तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है। मैं रूट 5 की जगह पे अगर रूट 4 रखूं तो इसका रिजल्ट 2 आ रहा है। अगर मैं रूट 10 से पहले रूट 9 होता है ना, रूट 9 के वैल्यू कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, रूट के अंदर में जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, उसके पास का कोई एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर हम लोगों को ढूंढ लेना पड़ेगा जिसका कुछ ना कुछ स्क्वायर निकले। तो यहाँ पे जैसे कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे उसके पास का जो है कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन है? रूट 4 है। रूट 4 का वैल्यू कितना आता है? 2 आता है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, आप लोग भी ऐसा ड्रॉ कर लेना। और हो सकता है मुझे यहां बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो आप लोग इसे पेन और पेंसिल के हेल्प से करना सही रहेगा। तो गाइस अब मैं यहां पर इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूं, ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप लोग भी ध्यान से देखना इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हो सकता है मुझे यहाँ बनाने में कुछ थोड़ा जो है टेढ़ा हो जाए लाइन, तो आप लोग इसे सीधा कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सबसे पहले कोई पॉइंट रखो 0, मैंने 0 रखा। 0 से 1 यूनिट जो होंगे हमेशा इक्वल होंगे। यहाँ पे कितना लेना है मुझे? 2 लेना है। क्यों? 5 के पास का कंप्लीट स्क्वायर 2 होता है, इसलिए मैंने इसे 1 यूनिट लिया और इसे मैं 2 यूनिट लेता हूं। बट ये चीज याद रखना कि यहां से जितना दूर 0 से जितना दूर a है, a से उतना ही दूर किसे होना चाहिए? सॉरी, 0 से जितना दूर 1 है, 1 से ही उतना दूर किसे होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब मैं 2 को क्या करूंगा, 2 पर भी 1 यूनिट खींचूंगा। चलो फिर से देखा जाए, मैं सबसे पहले एक पॉइंट लेता हूं 0 से जितना डिस्टेंस पे 1 होगा उतना ही 1 से डिस्टेंस पे 2 होगा, और 2 से उतने ही डिस्टेंस पे ये लाइन खींचना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये टोटल को अगर मैं बोलूं तो ये कितना यूनिट हो जाएगा? ये टोटल 2 यूनिट होगा। क्यों 2 यूनिट हुआ? क्योंकि 1 यूनिट ये हुआ और ये 1 यूनिट हुआ। टोटल डिस्टेंस 2 यूनिट हुआ, और यहां का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। कितना यूनिट है? 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब क्या करना है, अब ये जो 0 है, 0 वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट को मैं A नाम देता हूं और इस पॉइंट को मैं
बी नाम दे देता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, और इस पॉइंट को ओ नाम दे देता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला लेना है। मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंट को मिला लिया। अब ये टोटल जो है 2 यूनिट है और एक ये यूनिट 1 यूनिट है ये। अब सबसे पहले मुझे OB फाइंड करना है। OB अगर फाइंड कर लूंगा तो फिर इसके आंसर निकल जाएंगे। अब यहां पर से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का नाम तो सुने होंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखा जाए, अगर नहीं भी जानते हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है, सबसे बड़ा वाला साइड यहाँ पे कौन है, OB। OB जो होगा वो क्या होगा, दोनों छोटे साइड का सम, स्क्वायर का सम होगा। तो दोनों छोटा साइड कौन है, एक OA है, OA है, OA का स्क्वायर होगा, और जो एक और छोटा वाला साइड है यानी कि AB है, तो ये AB का स्क्वायर होगा। आप लोग यहां पर अच्छे से देखो, OB क्या होगा, OB जो सबसे बड़ा वाला साइड है वो क्या होगा, दोनों छोटे वाले साइड का यानी OA का और AB का दोनों के स्क्वायर का सम होगा। दोनों के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, OA कितना है अपना, OA 2 है, मैंने यहां पर 2 का स्क्वायर करा, और यहां पर AB कितना है, 1 है, यहां पे 1 का स्क्वायर करा। अब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ गया, √5 आया। यानी कि OB का जो डिस्टेंस था वो कितना था, √5 था। अब क्या करना है, अब आप लोगों को यहां से करनी होगी, मैं इसके आगे कर नहीं सकता हूं। अब आप लोगों को OB फाइंड करना है, यानी कि एक डिवाइडर लेना है, डिवाइडर के पॉइंट को यहां पर रखना है और रूलर के पॉइंट को, पेंसिल के पॉइंट को यहां पर रख लेना है। इस दोनों को लेने के बाद आपको यहां से एक डिस्टेंस खींचने होंगे। मैं ट्राई करता हूं इसे बनाने का, एक सेकेंड, मैं ट्राई करता हूं इसे बनाने का। यहां पे मैंने रूलर के ये डिवाइडर के नोक रखे और यहां पे पेंसिल के रखने हैं, और रखने के बाद यहां पर से क्या करना है, अरे भाई ये होगा कैसे, यहां से एक ऐसा लाइन खींचना है, ठीक है, ऐसा ही एक लाइन खींचा हुआ रहेगा, और इस लाइन को मैंने P नाम दे दिया। इस पॉइंट को क्या नाम दिया, P। यही जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आई बात समझ में। अगर यहां से बोल दिया जाए √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं एक वो भी आप लोगों को बता देता हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। यहां पे अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाए कि √7 को रिप्रेजेंट करना है, √7 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं √7 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। इसके आसपास में तो रैशनल नंबर बस 4 है, यानी कि √4 है, जिसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब 2 के बाद तो √5 एक नंबर बन रहा है, उसके बाद √7 में पहुंचना होगा। तो √7 कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 से पहले √5 पे पहुंचना है, √5 के बाद मैं कहां पे पहुंचूंगा, √7 पे पहुंचूंगा। अब देखा जाइए कैसे बनेगा। जैसे मैंने यहां पे एक नंबर लाइन खींचा, मैं आपको ये ऊपर ऊपर बता दूंगा, आप लोग इसे अच्छे से बना लेना। ये पॉइंट 0 है, इस पॉइंट को मैंने O नाम ले लिया, ये 1 है और ये पॉइंट 2 है, यानी कि एक यूनिट मैंने यहां लिया और एक यूनिट मैंने यहां पे लिया। इस पॉइंट को मैंने P माना, P पे फिर वापस मैंने एक पॉइंट खींचा और इसे मैंने A नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये तो 1 है, और इसी के बेसिस पे इसे मैं √5 लिख सकता हूं, क्योंकि ये पूरा यूनिट जो है ये 2 हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 5 का √5 हो गया, √5। अब मुझे क्या निकालना है, √7 निकालना है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पे फिर वापस मैंने एक यूनिट खींच लिया, ये एक यूनिट खींचा मैंने, और इस एक यूनिट को वापस क्या करना है, इस 5 वाले से, जो यहाँ पे जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो उससे मिलाना है। अब ये क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर, ये जो है ये साइड 5 हो गया, ये साइड 1 है, 5 का स्क्वायर तो 5 होगा, देखा जाए √5 का स्क्वायर अगर मैं निकालू यहां से, अगर मैं √5 का स्क्वायर निकालू प्लस मैं 1 का स्क्वायर निकालू, क्यों, क्योंकि ये जो होगा ये इसका सम और इसके स्क्वायर का
और इसके स्क्वायर का, दोनों का सम होगा, यानी इसके स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का सम होगा। तो ये कितना है, √5 है, ये 1 है। √5 का स्क्वायर कितना होगा, ये 5 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि ये यूनिट जो है √6 हो गया, √6 हुआ। अब मैं क्या करूंगा, वापस इस पे एक बार परपेंडिकुलर खींचूंगा और इस पॉइंट को यहां से मैं मिला दूंगा। इसे मैंने P माना, इसे A माना, इसे B मान लो, इसे C मान लो। अब अगर मुझे O और C फाइंड करने हैं तो OC कैसे निकलेगा, जब मैं OB के स्क्वायर में BC के स्क्वायर को जोड़ूंगा, यानी कि जो मेरा √6 आया था, √6 में इसे मैं फिर वापस 1 यूनिट लूंगा और √6 के स्क्वायर में 1 के स्क्वायर को ऐड करूंगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, इस जगह पे मैं करता हूं, √6 के स्क्वायर में मैंने क्या करा, मैंने 1 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। √6 का स्क्वायर तो 6 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया, √7। यानी ये पॉइंट जो है √7 है। अब मुझे क्या करना है, यहां से यहां तक लेना है, इस वाले पॉइंट को मैं यहां से यहां तक लू, इसे ये लू, ये लेने के बाद, ये लेने के बाद इसे यहां मिलाना है। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए, इतना दूर तो नहीं, इधर होगा, इस जगह पे कहीं एक्यूरेट नहीं है। इसे आप लोग अगर कॉपी में करोगे तो ये एक्यूरेट हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, उसे मैं एक पॉइंट x मान लेता हूं। ये जो होगा ये √7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से मुझे √7 के रिप्रेजेंट निकालने होंगे। तो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो अब हो गया। 3 के बाद 4 नंबर आप लोग घर पे ट्राई करना, अगर बन गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो वीडियो में कमेंट करना, मैं कमेंट में जाके पढ़ूंगा और फिर 4 वाले का आंसर मैं बना करके दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।